Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 14, Sardar Ranjit Singh. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14, यानी हम कहानी नंबर 14 पढ़ेंगे। और आज की जो कहानी है वो है सरदार रंजीत सिंह। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सरदार रंजीत सिंह के बारे में। तो देखते हैं क्या कहानी है। और कहानी शुरू होती है कि सिख सरदारों में रंजीत सिंह सबसे ज़बरदस्त था। अगर आप इज्जत देना चाहते हैं मतलब थे, लेकिन कहानियों में ऐसे ही बोल देते हैं, इसलिए इज्जत तो है किसी की है, चूँकि कहानियों में ऐसे बोल देते हैं तो उसको हम ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कहेंगे? सिख सरदारों में रंजीत सिंह सबसे ज़बरदस्त था। तो ये आपका रंजीत सिंह, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। सबसे ज़बरदस्त ये आपका प्रेडिकेट है, और सिख सरदार ये आपका रिलेटेड टू प्रेडिकेट है। ओके, तो इसको अंग्रेजी में कैसे हम कहेंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे रंजीत सिंह वॉज द मोस्ट पावरफुल अमंग द सिख चीफ्स। ओके, तो ये आपका जुमला बन गया। सिख सरदारों में अमंग द सिख चीफ्स रंजीत सिंह सबसे ज़बरदस्त। ज़बरदस्त का मतलब पावरफुल। द मोस्ट पावरफुल था, वॉज, राइट। तो आपका जुमला बन गया क्या? रंजीत सिंह वॉज द मोस्ट पावरफुल अमंग द सिख चीफ्स। ओके गाइस, आगे है उनका जन्म सन 1870 में हुआ था। यहाँ पर उनका जन्म हो गया, उसका जन्म भी आप कह सकते हैं। कहानी का एतबार करते हुए उनका जन्म बहुत अच्छा है। तो उनका जन्म सन 1870 में हुआ था। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो आप कहेंगे कि हिज बर्थ वाज इन 1870 ईयर, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं कहते। अंग्रेजी में थोड़ा सा बदल लेते हैं, हम कहते हैं ही वॉज बोर्न इन 1870। ही वॉज बोर्न इन 1870 कि वो पैदा हुए 1870 में। ओके, तो उनका जन्म सन 1870 में हुआ था, यानी वो पैदा हुए थे कहाँ? 1870। कब? 1870 में। ओके, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है। ओके, उनका जन्म सन 1870 में हुआ था, मतलब ही वॉज बोर्न इन 1870। ओके, आगे है वो बड़ा बहादुर सियासतदान था। तो उसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बहुत आसान सा है, ही वॉज अ वेरी ब्रेव पॉलिटिशियन। ओके, तो वो था, इसको कहते हैं ही वॉज क्या था? बड़ा बहादुर, वेरी ब्रेव क्या? सियासतदान, पॉलिटिशियन, राइट। तो आपका ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वेरी ब्रेव पॉलिटिशियन, ये आपका प्रेडिकेट है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? ही वॉज अ वेरी ब्रेव पॉलिटिशियन, कि वो बड़ा बहादुर सियासतदान था। ओके, आगे है 1899 में जमा शाह ने उसे लाहौर का राजा बना दिया था। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप इसको कहेंगे इन 1899 जमा शाह मेड हिम द राजा ऑफ लाहौर।
ओके, तो 1879 में यानी 1899 में जमा शाह ने, नेम ऑफ जमा शाह, उसे हिम आ जाएगा राजा बनाना, मेक द किंग। ओके, तो यह मेक की सेकंड फॉर्म मेड आती है, इसलिए हमने मेड द किंग आप कर सकते हैं राजा के बजाय, राजा भी इस्तेमाल होता है। ऑफ कहाँ का, लाहौर, लाहौर का। ओके गाइस, तो 1890 में जमा शाह ने उसे लाहौर का राजा बना दिया था। इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहेंगे इन 1899 जमा शाह मेड हिम द राजा और द किंग ऑफ लाहौर। ओके, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना जो मैंने पहले नहीं बताया था, वो ये कि यहाँ पर सन आया हुआ है और यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है। इन 1870 ही काफी है, ठीक है। यहाँ पर आप सन भी ला सकते हैं उर्दू में, सन 1899 में, लेकिन अंग्रेजी में इसको लाने की जरूरत नहीं है, वो आ जाता है माना। ओके, तो बगैर यहाँ पर हमने कुछ लाए हुए सन के लिए इस जुमले को बनाया है जो कि सही है। ओके गाइस, तो 1899 में जमा शाह ने उसे लाहौर का राजा बना दिया था। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इन 1899 जमा शाह मेड हिम द राजा ऑफ लाहौर। ओके, फिर तब से उसकी ताकत बढ़ती ही चली गई। इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंस देन हिज पावर कंटिन्यू टू इंक्रीज। ओके, तब से के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस देन, तब से उसकी ताकत, हिज पावर, बढ़ते चले जाना, इंक्रीज के माने होते बढ़ना, और बढ़ते ही चले जाना, कंटिन्यू, यानी जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो उसके लिए हम, यानी मुस्तकिल चले जाना, करते रहने के माने में होता है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जो वर्ब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है उसकी ताकत बढ़ती ही चली गई, तो यहाँ पर बढ़ती ही रही, ठीक है। तो हिज पावर या सिंस देन हिज पावर कंटिन्यू टू इंक्रीज, आप यहाँ पर कह सकते हैं सिंस देन हिज पावर वेंट टू इंक्रीज, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि बढ़ती ही चले जाने के लिए, यानी मुसलसल वो काम हो रहा था, यानी उसकी ताकत मुसलसल बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। तो इसीलिए हम बढ़ती ही चली गई के लिए कंटिन्यू टू इंक्रीज, बढ़ते चले जाना, कंटिन्यू टू इंक्रीज का मतलब होगा बढ़ते हुए चले जाना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया, तब से उसकी ताकत बढ़ती ही चली गई, सिंस देन हिज पावर कंटिन्यूड टू इंक्रीज। ओके गाइस, आगे है फिर उसने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। बहुत आसान जुमला है, तो उसको कहेंगे देन ही ऑल्सो कैप्चर्ड अमृतसर। ओके, फिर के लिए हमने देन का इस्तेमाल किया, उसने के लिए ही आएगा, ऑल्सो का मतलब भी, कैप्चर का मतलब होता है कैद कर लेना, कब्जे में कर लेना, ठीक है। क्या चीज, अमृतसर। ओके, सो देन ही ऑल्सो कैप्चर्ड अमृतसर, फिर उसने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर अमृतसर पर आया हुआ पर, तो यहाँ पर ऑन अमृतसर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्चर का मतलब ही होता है पर कब्जा करना। ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, ये आपकी उर्दू की ताबीर है कि अमृतसर पर कब्जा करना, यानी किसी जगह पर कब्जा करना, तो इसलिए यहाँ पर हमने पर इस्तेमाल किया है। ओके, और यहाँ पर चूंकि कैप्चर हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमें ऑन लाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया, इसको हम कहेंगे देन ही ऑल्सो कैप्चर्ड अमृतसर। ओके, आगे इस तरह वो ताकतवर राजा बन गया। आसान सा जुमला है, वो राजा बन गया ताकतवर, यानी ताकतवर राजा सब्जेक्ट बनेगा, यानी प्रेडिकेट बनेगा, और वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको हम कहेंगे दस ही बिकेम अ पावरफुल किंग। तो इस तरह इसके लिए हम लाते हैं 10। ओके, इस तरह के लिए हम लाते हैं 10, वो के लिए ही राजा बन जाना, बिकेम अ किंग, कैसा राजा, ताकतवर, पावरफुल, राइट। तो इसको हम कहेंगे दस ही बिकेम अ पावरफुल किंग, इस तरह वो ताकतवर राजा बन गया। ओके, आगे है और पुराने सिख सरदारों की ताकत तकरीबन तबाह हो गई। क्या जुमला है, जुमला है और पुराने सिख सरदारों की ताकत, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा, तकरीबन ये आपका रिलेटेड हो जाएगा, तबाह हो जाना ये आपका फेल है, वर्ब है, तो गोया कि ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा और ये आपका वर्ब बनेगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम कहेंगे एंड द पावर ऑफ द ओल्ड सिख किंग्स वॉज ऑलमोस्ट रूइंड। ओके, तो ये आपका जुमला पुराने सिख, ओल्ड सिख सरदार, किंग। ओके, ओल्ड सिख किंग, पुराने सिख सरदार की ताकत, पावर ऑफ द ओल्ड सिख किंग्स का क्या बोलेंगे, पुराने सिख सरदारों की ताकत।
तकरीबन के लिए हम ऑलमोस्ट कर देंगे, तबाह होने के लिए ruined, ओके, ruined करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है और ये रिलेटेड टू द यानी एडवर्ब है और ये आपका फेल है, तो हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो और पुराने सिख सरदारों की ताकत तकरीबन तबाह हो गई, इसको अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं तो अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे एंड द पावर ऑफ द ओल्ड सिख किंग्स वाज ऑलमोस्ट रूइंड। ओके गाइस, आगे है उसने खुद को मजबूत पाकर सतलज और जमुना के बीच सरहद की जानिब भी बढ़ना शुरू कर दिया। ओके, तो ये आपका जुमला है, असल में उसने सरहद की जानिब भी बढ़ना शुरू कर दिया, ये आपका असल जुमला है। बाकी खुद को मजबूत पाकर ये सिफत बयान कर रहे हैं इस हालत को। सतलज और जमुना के बीच, सतलज और जमुना के बीच ये ताल्लुक सरहद, ये यानी जो सरहद है, सॉरी, जो सरहिंद है ना, इसकी ये लोकेशन बता रहा है सतलज और जमुना के बीच, यानी सरहिंद कहाँ पे है? सतलज और जमुना के बीच में है। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे फाइंडिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग ही बिगेन टू मार्च टुवर्ड्स सरहिंद बिटवीन सतलज एंड यमुना। ओके, तो उसने के लिए हमने क्या लाया? ही, खुद को मजबूत पाकर, फाइंडिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, खुद को मजबूत पाकर, ये हालत है फाइंडिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। ओके, आप यहाँ पर कह सकते हैं हैविंग फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, हैविंग फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड बिगेन, ठीक है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, बट अच्छा है कि आप ऐसे बना दें। तो फाइंडिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, उसने खुद को मजबूत पाकर, उसने शुरू कर दिया, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, ही बिगेन क्या? बढ़ना, टू मार्च, मार्च का मतलब होता है यानी फौज जब मार्च करती है उसको मार्च बोलते हैं, ठीक है। बढ़ना कहाँ पर? सरहिंद की जानिब, टुवर्ड सरहिंद, और ये सरहिंद कहाँ है? सतलज और जमुना के बीच, बिटवीन सतलज एंड यमुना। ओके, तो ये आपका सतलज और जमुना के बीच ये किससे रिलेटेड है? सरहिंद से। ओके गाइस, तो उसने खुद को मजबूत पाकर सतलज और जमुना के बीच सरहिंद की जानिब भी बढ़ना शुरू कर दिया, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे Finding himself strong, he began to march towards Sarhind between Satluj and Yamuna. ओके, आगे है ये इलाका पहले सिंधिया के कब्जे में था और अब अंग्रेज सरकार उसे अपने मातहत समझती थी। ओके, तो आपका ये जुमला है, ये इलाका पहले सिंधिया के कब्जे में था, ये आपका एक जुमला हुआ, और अब अंग्रेज सरकार उसे अपने मातहत समझती थी, आपका दूसरा जुमला हुआ। तो इसको अगर आपको अंग्रेजी में कहना हो तो अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे दिस एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंधिया एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग इट अंडर हिज कंट्रोल। ओके, तो ये इलाका पहले सिंधिया के कब्जे में था, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस एरिया वॉज अर्लियर, मतलब पहले, या बिफोर भी आप कह सकते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंधिया, कंट्रोल ऑफ सिंधिया, सिंधिया के कब्जे में था। ओके गाइज, तो इलाका पहले सिंधिया के कब्जे में था, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस एरिया वाज अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंधिया, या बिफोर आप कह सकते हैं बिफोर दिस एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंधिया, और अब अंग्रेज सरकार उसे अपने मातहत समझती थी, इसको आप कैसे कहेंगे? एंड नाउ, और अब अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी, was considering, यहाँ पर गर्चे कंटिन्यूस आया हुआ है, यहाँ पर समझती थी के लिए हमने जो है उर्दू के ऊपरी ताबीर है, और यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर कंसिडर्ड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी यहाँ पर समझती थी का मतलब है समझने लगी थी या समझ रही थी, यहाँ पर ये माना निकल कर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया, राइट। तो एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग इट, यानी इसे अपने मातहत, अंडर हिज कंट्रोल, अपने मातहत, अंडर हिज कंट्रोल। ओके, तो एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग इट अंडर हिज कंट्रोल। ओके गाइस, तो ये इलाका पहले सिंधिया के कब्जे में था, इसको हम कहेंगे दिस एरिया वाज अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंधिया, और अब अंग्रेज सरकार इसे अपने मातहत समझती थी, एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग इट अंडर हिज कंट्रोल। ओके,
आगे है लिहाजा उसे रोकने के लिए अंग्रेजी फौज भी लुधियाना भेज दी गई। आसान सा जुमला है, लिहाजा उसे रोकने के लिए आपका मकसद बता रहा है जो कि इन्फिनेटिव में आएगा। अंग्रेजी फौज भी भेज दी गई, आपका पैसिव वॉइस में आएगा कहाँ, लुधियाना। ओके, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सो द इंग्लिश आर्मी वॉज ऑल्सो सेंट टू लुधियाना टू स्टॉप हिम, राइट। तो लिहाजा सो अंग्रेजी फौज भेज दी गई, इंग्लिश आर्मी वॉज सेंट, राइट। ये पैसिव वॉइस आपने इस्तेमाल किया, ऑल्सो यहाँ पर आया हुआ है भी की वजह से। ओके, किस लिए और कहाँ भेजी गई थी, टू लुधियाना, लुधियाना किस लिए, उसे रोकने के लिए, टू स्टॉप हिम, राइट। तो हम कहें कैसे कहेंगे, हम कहेंगे लिहाजा उसे रोकने के लिए अंग्रेजी फौज भी लुधियाना भेज दी गई। सो द इंग्लिश आर्मी वॉज ऑल्सो सेंट टू लुधियाना टू स्टॉप हिम। ओके गाइस, आगे है तब मजबूर होकर रंजीत सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में मुआहदा कर लिया। क्या है, तब मजबूर होकर, ये की सिचुएशन बता रहा है। रंजीत सिंह ने मुआहदा कर लिया अमृतसर में अंग्रेजों से, ये आपका पूरा जुमला असल स्ट्रक्चर यही बना। तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे रंजीत सिंह was then forced to sign a treaty with the British in अमृतसर। ये आपकी जो अंग्रेजी की ताबीर है काफ़ी मुख्तलिफ है, हम इसको करके देखेंगे। तब मजबूर होकर, इसका मतलब then रंजीत सिंह was then forced। अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें हम कहेंगे रंजीत सिंह was then forced, फिर जो है रंजीत सिंह जो है मजबूर हो गया था, यानी मजबूर होकर, वही माना है आपने पहले को पास्ट में किया, यानी रंजीत सिंह मजबूर होकर, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू साइन अ ट्रीटी, मुआहदा करने के लिए, कहाँ पर, इन अमृतसर, अमृतसर में, किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, राइट। तो रंजीत सिंह वाज देन फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन अमृतसर, तब मजबूर होकर रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से अमृतसर में मुआहदा कर लिया। ओके, और यहाँ पर हमने ये किया है कि रंजीत सिंह वाज देन फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी, तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि रंजीत सिंह जो है मजबूर हो गया था मुआहदा करने पर। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा कि रंजीत सिंह जो है मुआहदा करने पर मजबूर हो गया था, यानी मुआहदा करने पर मजबूर हो गया था, यानी मुआहदा कर लिया। लेकिन अगर लफ्ज़ का एतबार करते हुए बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि देन रंजीत सिंह वाज फोर्स्ड एंड had a treaty with the British अमृतसर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, यही आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, रंजीत सिंह वाज देन फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन अमृतसर, तब मजबूर होकर रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से अमृतसर में मुआहदा कर लिया। ओके ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये रंजीत सिंह के बारे में एक कहानी नहीं कह सकते, मतलब कोई बात या उनकी ज़िंदगी का वाक़या था जिसको उन्होंने बयान किया और इसका हमने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपका भी काफ़ी हद तक सही रहा होगा। तो इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुख्सत होते हैं, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।